जैसा कि आप सभी लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इस पर कई सारे स्टूडेंट्स लोग कमेंट कर रहे थे मेरे को एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना दीजिए, और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिस पर भी लोगों ने कहा कि मेरे को मैथमेटिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए। तो इसी पर मैथमेटिक्स पर ही आज का सेशन होने वाला है, जिसमें आपके पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे, जिसका सेशन लेने वाले हैं अभिषेक शर्मा जी, जिन्होंने अपने क्लास में भी बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर रखे हैं और उनकी मैथ में बहुत अच्छी नॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हम लोग, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सारा चीज़ कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेकर पूरे एडवांस तक। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और अगर रह भी जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। आगे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको बेसिक भी नहीं आता, अगर आपका एग्जाम 2-3 दिन बाद भी है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब स्क्रीन पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। तो इसके अंदर जो रहता है उससे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मतलब हमारा पहला एग्जांपल देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो मिलेगा एलिमेंट उसके ऊपर प्लस लिख देना, और उसके बाद माइनस, और उसके बाद भी अगर होगा तो उसके आगे हम लोग लिख देंगे प्लस। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे जो पहले है उसे हम लिख देंगे, तो इसके आगे प्लस है और ए है, और इसके जो सीधे कॉर्नर में जो होता है उसको लिखते हैं गुणा में, और बी उसके बाद बी के साथ देखेंगे जो दूसरा एलिमेंट है इसके साथ है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और इसके साथ जो इस कॉर्नर पे है माइनस बी है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट में। यहाँ पे a इंटू ए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी इंटू माइनस बी आपका हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। और एक लेते हैं एग्जांपल 3/3 का। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले के ऊपर प्लस लिखना होता है, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस। तो इस बार हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पहला है +1, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। उस टाइम में 2-2 था तो हम सीधे इसको लिख दे रहे थे, लेकिन इस बार हम इस पूरे को इतना को लेंगे एक साथ। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 5, 6, 3 और 4। फिर उसके बाद -4 है तो -4 लिखेंगे। अब इसके रो में और इस कॉलम में, जैसे कि ये पूरा और ये पूरा छोड़ के जो बचे उसे लिख देना है। जैसे हमारे पास बचा, क्या बचा, 2, 3, 3, 4, तो इसे हम लिखेंगे 2, 3, 3, 4। अब हमारे पास इसके बाद आता है +2, तो +2 लिखेंगे, और जब इस रो और इस कॉलम को हम ढक देते हैं तो हमारे पास बचता है 2, 3, 5, 6, तो हम इसे लिखते हैं 2, 3, 5, 6। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने 2/2 को सॉल्व किया था उसी तरह से इसके अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है +1, और इस अंदर वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसके ऊपर लिखते हैं प्लस और इसके ऊपर लिखते हैं माइनस। तो है आपके पास +5, और इसके साथ गुणा होगा 4, और यहाँ पे आपके पास है -3, और इसके साथ गुणा होगा 6। अब हमारे पास है -4, और यहाँ पर भी लिखते हैं प्लस माइनस, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 का, और फिर है -3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 का। फिर हमारे पास है +2, इसके ऊपर भी प्लस और माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे +2 × 6, और यहाँ पे -5, तो -5, और गुणा करते हैं 3 से। तो इसको आगे सॉल्व करने पे आता है +1, और यहाँ से आपको आ जाएगा 20 - 18 -4, 8 - 9 +2, 12 - 15। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3, 2
-4 और -1 हो जाएगा आपका +4, यहाँ पे हो जाएगा -6, तो 6 - 6 आपका आ गया 0। तो हमने देख लिया कैसे डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसे प्रूफ करना है और 1 लाना है। तो हमें तो मालूम है, इसको हम लिखते हैं प्लस और इसके ऊपर लिख देते हैं माइनस। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले लिख देंगे साइन 10 डिग्री, उसके बाद गुणा करेंगे कॉस 80 डिग्री से, फिर यहाँ पे माइनस आगे लिखेंगे और हमारे पास है माइनस कॉस 10 डिग्री और इसका गुणा करेंगे साइन 80 डिग्री से। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री माइनस माइनस प्लस कॉस 10 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो एक फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। तो इसी फार्मूले जैसा आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ए की जगह 10 डिग्री है और बी की जगह 80 डिग्री, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइन 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता ही होगा 1 होता है। तो ये भी सॉल्व हो गया हमारा। तो अब हम देखने वाले हैं कोफैक्टर। तो हम लोग 2 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एक 2/2 का और एक 3/3 का। तो पहले देखते हैं 2/2 का। तो सिमिलर उसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस और उसके बाद जो दूसरे लाइन में स्टार्ट होता है माइनस और प्लस, और इसी तरह से अगर 3/3 का सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे प्लस माइनस प्लस और दूसरा लाइन स्टार्ट होता है माइनस से, तो माइनस प्लस माइनस, फिर तीसरा लाइन पे आएंगे तो प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस, मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पहले समझाने के लिए आपको A11, A12, A21 और A22 से। तो हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर ऑफ A11, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A21 एंड कोफैक्टर ऑफ A22। तो सबसे पहले जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसके पहले जो साइन, उसके ऊपर जो साइन होता है उससे पहले हम लिख लेते हैं। जैसे 5 के ऊपर यहाँ पे है प्लस, तो इसे प्लस लिख लिया। फिर हम निकाल रहे हैं 7 का, तो 7 के ऊपर माइनस है तो माइनस लिख लिया। 3 के ऊपर माइनस है तो माइनस लिख लिया, एंड 1 के ऊपर प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब इसमें इसके अपोजिट में देखते हैं, जैसे A11 के अपोजिट में है A22, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे जैसे 5 के अपोजिट में है -1, और 7 के अपोजिट में है आपके पास इस तरह से 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के अपोजिट में है 7, तो लिखेंगे 7, और -1 के अपोजिट में है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो क्या आ गया, -1, -3, -7 और 5। तो अब देखते हैं 3/3 का। तो इसमें भी उसी तरह से हमने साइन लिख लिया था। अब हम कोफैक्टर निकालने वाले हैं। पहले उसे लिख लेते हैं, पहले उसे A1 A2 के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे इसे लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A11, इसी तरह से निकाल लेंगे A12, A13। तो A11 के पहले, A11 के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो पहले लिखेंगे प्लस। A12 के ऊपर है माइनस का तो माइनस, A13 के ऊपर है प्लस का तो प्लस। इसके बाद जैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे तो उस रो और उस कॉलम को छोड़ के जो भी आधा था एलिमेंट उसे हम लिखते थे। अब लिखेंगे 4, 3, 1 और 7, और इसी तरह से इसके लिए इसे और इसे ढक ले तो हमारे पास बचेगा 1, 5, 1, 7, और
A1 3 के लिए इसे और इसे ढक ले तो हमारे पास बचेगा 1 4 5 और 3। तो इसे जिस तरह से डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करते थे आगे वैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 28 और यहाँ पे जैसे प्लस यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे एंड 3 × 1 3 हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 25। उसी तरह से 7 × 1 7 माइनस, जैसे यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे 1 × 5 5 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2। इसी तरह से यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस तो 1 × 3 हो गया 3 और माइनस 5 × 4 इज 20 तो हमारे पास आएगा -17। तो इसी तरह से आप और निकाल लेंगे A21 का, A22 का, A23 का, A31 का, A32 का और A33 का। तो हमारा हो जाएगा कोफैक्टर। तो हम कुछ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। बिना इस प्रॉपर्टीज़ के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे पहला प्रॉपर्टी है, इफ़ 2 rows और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब ये है कि अगर ये कोई भी डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे 1 1 2 है, यहाँ पे भी आ गया 1 1 2, यहाँ पे 3 4 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका 2 रो जो है आइडेंटिकल है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। इसी तरह से 2 कॉलम का भी अगर एलिमेंट्स आइडेंटिकल रहते हैं तो उसका भी वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे 1 2 1 1 2 1 4 6 8 जो भी है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 क्योंकि इसका 2 कॉलम आइडेंटिकल है। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। जैसे कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास, इसके एक रो या फिर एक कॉलम के तीनों वैल्यू अगर 0 है, मतलब सारे वैल्यू 0 है, तो उसका भी डिटर्मिनेंट होता है 0। या तो एक कॉलम हो या तो एक रो हो, तो उसका वैल्यू होता है 0। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है कि किसी रो या किसी कॉलम के तीनों एलिमेंट्स में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं बाहर। जैसे कि यहाँ पे इस रो में k से मल्टीप्लाई है तीनों एलिमेंट, तो हमने k को बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया है। इसी तरह से अगर आपका किसी कॉलम में भी अगर मल्टीप्लाई हो तो उसे हम बाहर ले सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसे हमने देख लिया। तो चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, ये इसे हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको जो हमने ऊपर की प्रॉपर्टी बताई इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करने की कोशिश करनी होती है। जैसे कि पहला जो प्रॉपर्टी था कि 2 रो या फिर 2 कॉलम के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल होने चाहिए, तो हमें कोशिश करना है कि या तो 2 रो या फिर 2 कॉलम के एलिमेंट को हम अगर आइडेंटिकल दिखा दें तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। या तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तो उसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो अगर हमने ये भी प्रूफ कर दिया तो हम उसे दिखा देंगे 0 के बराबर। और जो तीसरा प्रॉपर्टी है उसका भी यूज़ होगा। तो इसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाने की, ताकि उससे जो है हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 0 कैसे लाएं। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी रो से दूसरे रो को घटा के हम लिख सकते हैं, या फिर किसी भी कॉलम के दूसरे कॉलम से घटा के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इस रो से इस रो को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें एक 0 देखने को मिलेगा, इस रो से इस रो को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें एक 0 देखने को मिलेगा। तो हम 2 0 ला सकते हैं यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, हम क्या अप्लाई करते हैं। ये जो रो 1 है इसके जगह पे हम लिखेंगे रो 1 माइनस रो 2 एंड
रो 2 है उसके जगह पे हम लिखेंगे रो 2 माइनस रो 3। तो अभी ये अप्लाई करते हैं, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, ए में से बी माइनस होगा तो ए माइनस बी, यहाँ पे बी सी माइनस सी ए। इसी तरह से अब रो 2 में से रो 3 को हटाते हैं, यहाँ पे आएगा 0, बी माइनस सी, सी ए माइनस ए बी, और लास्ट में बच गया 1 सी और ए बी। अब इसके बाद हमें 2 0 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसी कॉलम के ज़रिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम इसे एक्सपेंड करते हैं, लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग C1। तो एक्सपेंड करने के लिए जैसे हम लोग लिखते थे यहाँ पे प्लस फिर माइनस और प्लस, अगर हमें कॉलम के रो के ज़रिए एक्सपेंड करना होता तो हम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस लिखते। हम यहाँ पे कॉलम के ज़रिए कर रहे हैं एक्सपेंड C1 के ज़रिए, तो इस पर हमने लिख दिया, क्योंकि इस कॉलम में 2 2 0 है, तो इससे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो आसान होगा कैलकुलेशन। तो करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं यानी 0, उसके बाद इस रो और इस कॉलम को ढकने के बाद जो बचता है उसे लिखते हैं मल्टीप्लाई में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 0 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो उसे लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो डायरेक्ट नेक्स्ट वाले पे आते हैं, यहाँ पे माइनस है और 0 है, यहाँ पर भी सिमिलर उसी तरह से अगर 0 में भी कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ तो होगा नहीं, तो सीधे नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है +1, और इसमें जो है यहाँ पे इसके रो और इसके कॉलम को अगर हम ढक देते हैं तो हमारे पास ये बचता है पार्ट, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे a माइनस बी, बी सी माइनस सी ए, बी माइनस सी, सी ए माइनस ए बी। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 0 0 तो हट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते थे, इसको प्लस लेते थे और यहाँ पे माइनस लेते थे सॉल्व करने के लिए। तो a माइनस बी और इसके अपोजिट में जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी ए माइनस ए बी, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी सी माइनस सी ए इंटू इसके जो अपोजिट में है बी माइनस सी, वो लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखते हैं, इसको तो ऐसे लिख देते हैं सिमिलर, और यहाँ से दोनों में a है यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो a हमने निकाल लिया, हमारे पास बच गया c माइनस बी, यहाँ पे माइनस, यहाँ से हम c कॉमन ले सकते हैं, c कॉमन लिया तो बच गया b माइनस a, और यहाँ पे b माइनस c। अब यहाँ पे c माइनस बी है और यहाँ पे b माइनस c है, यहाँ पे a माइनस b है और यहाँ पे b माइनस a है, उल्टा है, तो उसे सीधा करने के लिए हम वहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो इधर का हम a माइनस बी रहने देते हैं और a, और इधर का c माइनस बी, और इधर से क्या करते हैं, यहाँ से एक माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से भी एक माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से भी, तो वो मिलके माइनस हो जाएगा। हमारे पास 3 माइनस होगा तो मिलके माइनस तो हो जाएगा, और यहाँ पे ये पलट जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे c माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी और c माइनस बी, जो कि दोनों में है, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, और इसमें हमारे पास बच जाएगा a और इसमें बच जाएगा c। तो ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट सो डैट, ये जो है इसका फैक्टर है। फैक्टर तो आप लोगों को मालूम ही होगा क्या होता है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि उससे वो कट जाए कटाने पे, जैसे कि 6 है और इसको हम 2 इंटू 3 लिख दिया जैसे, तो 3 से अगर हम 6 को कटाएंगे तो कट जाएगा, मतलब 3 जो है 6 का फैक्टर है। तो यही हमें प्रूफ करना है कि ये जो है इसका फैक्टर है, बिना एक्सपेंड किए, मतलब बिना डिटर्मिनेंट को जैसे हम एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व नहीं करना है, हमें बिना एक्सपेंड किए ही बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको यहाँ पे लेते हैं, 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c। तो उस तरह का लाने के लिए वहाँ पे जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे है 1 प्लस a 1 प्लस b एंड 1 प्लस c। तो इस तरह का कैसे आएगा, तो इस तरह का लाने के लिए हम क्या करेंगे,
ये जो R1 है, तो जो ये R1 है यहाँ से हम A कॉमन लेंगे, और जो R2 है यहाँ से हम B कॉमन लेंगे, और जो R3 है यहाँ से हम C कॉमन लेंगे। जैसे 1 प्लस A है, यहाँ से हमने अगर A कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस A, 1 बाई A प्लस 1। जैसे कि हमने यहाँ पे इधर गुना किया तो इधर दोनों को डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड करने पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन A आ जाएगा। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास आता है 1 अपन A प्लस 1, 1 अपन A, 1 अपन A। यहाँ पे आएगा 1 अपन B, 1 अपन B प्लस 1, 1 अपन B। यहाँ पे आएगा 1 अपन C, 1 अपन C एंड 1 अपन C प्लस 1। इसके बाद क्या करेंगे हम कि अगर हम यहाँ से आप सोच सकते हैं कि अगर हमें ये लाना है तो अगर हम इस सब को जोड़ देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। नहीं, इसे जोड़ने पर तो हमारा नहीं आ रहा है, तो हम इसे नहीं बल्कि इस तीनों को जोड़ेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। इस तीनों को भी जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा, और इस तीनों को भी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तीनों रो को जोड़ के और R1 के जगह पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। R1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई A प्लस 1 प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C, 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1, 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C प्लस 1, और यहाँ पे 1 प्लस C भी होगा। हम यहाँ पे इस तीनों को और इस तीनों को और इस तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, तो ऐसे ही रह जाएगा हमारे पास 1 अपन B, 1 अपन C प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं टेकिंग कॉमन 1 अपन A प्लस, यहाँ पे 1 छूट गया था, 1 प्लस 1 अपन B प्लस 1 अपन C फ्रॉम, कहाँ से लेने वाले हैं, R1 से हम कॉमन लेने वाले हैं। हमारे पास अब क्या बच जाएगा, हमने यहाँ पे कॉमन लिया 1 अपन A प्लस 1 अपन B प्लस 1 अपन C प्लस 1, तो बच गया 1 1 1, 1 अपन B 1 अपन C, 1 अपन B प्लस 1, 1 अपन C, 1 अपन B 1 अपन C प्लस 1। तो हमें यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें दिखाना था ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये और ये गुणा करने पे वो जो इसको हमने जो क्वेश्चन में दिया था इसको हमने सॉल्व किया, तो ये और गुणा ये है, मतलब इसका मतलब ये जो है और ये भी जो है दोनों उसके फैक्टर है। तो हमें इसको इसके फैक्टर प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे हेंस 1 अपन A प्लस 1 अपन B प्लस 1 अपन C प्लस 1 is a factor of given determinant। आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, नहीं आया तो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ फैक्टर क्या होता है। जैसे कि जो 6 है तो इसको 2 into 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने 2 भागों में गुने में करके लिख दिया, तो 2 से ये 6 कट जाएगा, तो ये इसका फैक्टर हुआ। उसी तरह से ये भी उस डिटर्मिनेंट का फैक्टर हुआ। अब कुछ सॉल्व कर लेते हैं PYQ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी का इंतज़ार आप लोग इतने देर से कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे 4 PYQ लेके आए हैं आपके लिए, और देखते हैं इसमें से हम 2 सॉल्व करेंगे और 2 आपके लिए छोड़ देंगे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग का उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सॉल्व भी कर पाएंगे।
तो ज़्यादातर जो हमने देखा क्वेश्चन जो आते हैं हर साल वो डिटर्मिनेंट से तो क्रैमर रूल से ही आते हैं, तो इसे पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक आप लोग रुके हैं तो ये तो देख के ही जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व कहने का मतलब है यहाँ पे x, y और z का वैल्यू निकालना होता है। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया रहता है और आपको x, y और z का वैल्यू निकालना होता है। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख के समझ लीजिए, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इज इक्वल टू d3। और हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहले इसमें लिखेंगे a1 a2 और a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3। यहाँ पे लिख देते हैं x y और z, और लास्ट में लिखते हैं d1 d2 और d3। इसको हम बोल सकते हैं a, जो हम डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं, ये हमारा हुआ x, और इसको गुणा करने पे हमारे पास आता है ये, इसको हम b बोल देते हैं। तो क्रैमर्स रूल निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होता है, जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला इसका मतलब a निकाला, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं सॉल्व करके इसको। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम a का वैल्यू निकाल ही लेते हैं, देखते हैं 0 के इक्वल तो नहीं ना है कहीं। तो हमें लिखना होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 and c3। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू है 5, a2 का वैल्यू है 6 और a3 का वैल्यू है 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 6 and 3। तो लिखते हैं 5 6 and 3, और यहाँ पे है b1 b2 b3 का वैल्यू -7 -8 and 2, -7 -8 and 2। और यहाँ पे है c1 c2 c3 का वैल्यू, इस साथ कुछ भी कोफिशिएंट में नहीं है तो यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -6, 1 -1 और -6। हाँ, तो इसको आप जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर देंगे। तो इसके ऊपर आप लेते हैं प्लस, इसके ऊपर लेते हैं माइनस, इसके ऊपर लेते हैं प्लस। तो उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखेंगे 5 और इससे गुणा करेंगे, अच्छे से आपको मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। तो इसके साथ लिखेंगे -8 2 -1 and 6। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिससे हम निकाल रहे हैं उसका रो और कॉलम दोनों को अगर छिपा लेंगे तो जो बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसके बाद बचता है, आगे वाले पे जाते हैं तो माइनस है और -7 है, इसके ऊपर माइनस है तो इसलिए हमने माइनस एक और लिखा। इसके साथ आ रहा है, अगर इसको हम छिपा लेते हैं तो बचता है 6 3 -1 और -6। लिखेंगे 6 3 -1 और -6, और उसके बाद है 1, इसके साथ आएगा 6 -8 3 and 2। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद तो आपको सॉल्व करने आता ही है, वैसे ही आप लिखते हैं इसको प्लस इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस। तो 5 और इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 48 माइनस माइनस हो जाएगा +2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा -36 और माइनस माइनस हो जाएगा +3, यहाँ पे +1, यहाँ पे 6 2 12 और माइनस माइनस हो जाएगा +24। 5 × 50 प्लस 7 × -33 प्लस 1 × 36, यहाँ पर आ जाएगा 250 माइनस 33 × 7 आ जाएगा 231 प्लस 36। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारे पास 250 प्लस 36 286 माइनस 231
इसे सॉल्व करने पे आएगा 055 यानी 55 आया। अब हमें क्या फाइंड करना होता है, हमारे पास ए तो आ गया, हमें फाइंड करना होता है A1, A2 और A3। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ए को हमने लिखा था A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3। तो A1, A2 और B3 जो निकालना है वो बहुत सिमिलर है। जैसे हम A1 को लिखेंगे, इसमें क्या करना होता है, सिर्फ फर्स्ट लाइन जो है इसको सिर्फ चेंज करना होता है। ऐसे हम A2 को निकालेंगे तो इसको चेंज करेंगे, A3 निकालेंगे तो इसको चेंज करेंगे। इसके जगह पे हम लिखते हैं जो D1, D2 और D3 था उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं D1, D2 और D3, और बाकी सब सेम होता है। तो हम यहाँ पे D1, D2 और D3 का वैल्यू देखते हैं क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे 11, 15 एंड 7, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 11, 15 एंड 7, और बाकी सब तो सिमिलर हम लिख देते हैं। जैसे हमारे पास -7, -8 एंड 2, -7, -8 एंड 2, 1, -1 एंड 6, 1, 1 एंड -6। अब इसे सॉल्व करेंगे उसी तरह से A2 निकालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो होता है उसे सेम रखते हैं, बाकी बीच वाला को चेंज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला 5, 6 एंड 3 लिखेंगे, 5, 6 एंड 3, और बाकी इस पे D1, D2 और D3 लिखते हैं। तो इसके जगह हम लिखते हैं 11, 15 एंड 7, और बाकी इसको तो सेम रहने देंगे। और A3 जो हमारे पास होता है इस पे तो आपको पता चल ही होगा, इस पे तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग लास्ट वाला जो होता है उसमें चेंज करते हैं, बाकी सब तो यहाँ पे सिमिलर रहेगा, 5, 6 एंड 3, और -7, -8 एंड 2, और यहाँ पे चेंज करेंगे 11, 15 और 7, D1, D2 और D3 का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। फिर इस तीनों को सॉल्व करेंगे हम। तो इसी तरह से A1, A2 और A3 का वैल्यू निकलेगा। तो इसे आप लोग तो सीख ही गए हैं कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है, तो आप लोग इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लीजिए A1 ही वैल्यू आता, A2 आता और A3 आता, तो इसको हम X और Y और Z का वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। जो आया हमारे पास वैल्यू उसको लिखेंगे A1, और नीचे हमारे पास जो पहला जो A डिटर्मिनेंट हमने निकाला है उसको यहाँ पे नीचे रखेंगे, यहाँ पे A2 और नीचे A, A3 और नीचे A। इस तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास X, Y और Z तीनों का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तो आपको ये थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन उतना टफ नहीं है, सिर्फ गुना भागा ही है बस। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस फॉर्मेट में आपको लिख लेना होगा, और आपको इसका A जो डिटर्मिनेंट है इसको निकालना होगा। इसको चेक करना होगा कि क्या ये 0 के बराबर तो नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका क्रैमर्स रूल से सॉल्व हो सकता है। हाँ, मैंने आपको बताया था पहले कि आपको आगे पता चलेगा कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 होता तो अगर हम उसी से हमको यहाँ पे डिवाइड करना है नीचे में, अगर हम डिवाइड करते 0 से, तो ये आपको मालूम ही है कि 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे A1, A2 और A3 निकालना है। A1 में क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है यहाँ पे सिर्फ D1, D2 और D3 का वैल्यू लिख देना होता है, जो यहाँ पे हमने देखा था। जैसे यहाँ पे 11, 15 और 7 होता है, इसको D1, D2 और D3 बोलते हैं। तो इसको अगर हम A1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे चेंजेस करेंगे पहले वाले कॉलम में, A2 निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले कॉलम में चेंजेस करेंगे, और A3 निकाल रहे हैं तो तीसरे वाले कॉलम में चेंजेस करेंगे। और इसी तरह से हमारा A1, A2 और A3 निकल जाएगा, और इस फार्मूले से आप X और Y और Z का वैल्यू निकाल सकते हैं।
अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं आपको जैसे जेड के कोफिशिएंट में कुछ नहीं था तो उसके जगह पे 1 लिखा था। अगर आपको दिया जाए इस तरह का 5x माइनस 7y और इज इक्वल टू 11, जेड हो ही ना, तो उसके जगह पे हम 0 लिखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो 2021 में आया था वो भी सिमिलर इसी तरह का है, तो आप लोग तो इसे बना ही लेंगे। और इसे सॉल्व करके हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोग भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा सही है या गलत है, और गलत होगा तो मैं बताऊँगा भी। इसे सॉल्व करके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा ताकि और भी लोगों को पता चल सके कैसे, अगर उनसे सॉल्यूशन इसका ना बन पाया हो तो भी इसे सॉल्व कर लें। और हो सके तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और इधर भी क्वेश्चन है और 1-2 देख सकते हैं, 2020 और 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें 2-2 ही क्वेश्चन है, तो इसमें से भी क्या एक सॉल्व कर लेना चाहिए हमें। और बाकी जो ये वाला क्वेश्चन है इसे आप लोग सॉल्व करके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा बाकी सब, ताकि सबका भला हो सके। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। इसको हम इस तरह से लिखेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ पे z का वेरिएबल नहीं है तो उसे हम नहीं लिख रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो यहाँ पे उस तरह से लिखते हैं a1 a2 b1 b2, यहाँ पे हो गया x और y, यहाँ पे z तो है नहीं, और इज इक्वल टू यहाँ पे c1 c2 लिख देते हैं। इसको हम a x और b लिख रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। फिर उसके बाद क्या करना होता था, हमें a डिटर्मिनेंट निकालना होता था। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 का वैल्यू है 3 4 1 और -1। तो इसको हम पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या ये 0 के बराबर है या नहीं। तो इसे सॉल्व करना तो आपको आता ही है। 3 और यहाँ पे -1 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं -4 और यहाँ पे 1 से गुणा होगा, तो आपका -3 एंड -4 आ गया -7। ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसे हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें निकालना होता है a1 a2, और पीछे वाले में 3 इक्वेशन था इसलिए हमको a3 भी निकालना होता था। यहाँ पे सिर्फ 2 इक्वेशन है तो यहाँ पे सिर्फ a1 और a2 ही निकालना पड़ेगा हमें। तो a1 निकालने के लिए पहले वाले जो कॉलम है उसमें हम चेंज करते थे। तो यहाँ पे पहले वाले कॉलम में जो इधर हमारे पास है 5 और -3 जो कि c1 c2 है, इसे हम लिखेंगे। तो लिखेंगे 5 एंड -3, यहाँ पे जो सेम है वही लिख देंगे 4 और -1। a2 में क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे और जो सेकंड कॉलम है उसमें चेंज करेंगे 5 एंड -3। इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू -1 -4 इंटू -3, तो आपका -5 एंड +12 आ गया 7। और यहाँ पे 3 इंटू -3, यहाँ पे -5 इंटू 1, तो आ गया -9 -5, तो हो गया -14। तो हमारे पास आ चुका है a1 और a2 का वैल्यू। तो अब हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे z का वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे तो z था ही नहीं क्वेश्चन में। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें लिखेंगे ऊपर a1 और नीचे a, इसमें लिखेंगे a2 और इसमें नीचे सिमिलरली a। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है a1 का, a1 का वैल्यू हमारे पास है 7 और a का वैल्यू है -7। तो 7 अपॉन -7 आ गया -1, और y की वैल्यू a2 का वैल्यू है -14 और a का वैल्यू है -7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू आ गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आने वाले हैं मैट्रिक्स के ऊपर। और आपको इस वीडियो में अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, उसे भी हम कोशिश करेंगे वन शॉट में ख़त्म कर दें, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो PYQs है, उसे सॉल्व कर दें। जो डिटर्मिनेंट था यहाँ पे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं, ज़्यादातर ग्रामर रूल से ही आते हैं। ज़्यादातर एक क्वेश्चन आते हैं 7.5 मार्क्स में, और उतना ज़्यादा इसमें से कुछ आता नहीं। सिर्फ ग्रामर रूल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और बाकी सबसे भी थोड़ा बहुत आ सकता है तो उसे भी आप लोग सीख लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।